ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और ख़ास करके ऐसे देश में हमारे यहाँ जहाँ सत्तात्मक व्यवस्था है, सामंती मानसिकता आज की तारीख में भी हमारे यहाँ हावी है और हमारे यहाँ औरत को औरत न समझ कर के उपभोग की वस्तु समझा जाता है। इसीलिए इसके साथ चाहे जितना उत्पीड़न कर दिया जाए, दमन कर दिया जाए, वो सब मान्य है, हमारी सामाजिक स्वीकृति उसको प्राप्त है। उसी को तोड़ने के लिए आज की तारीख में जब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि समाज में स्त्री और पुरुष दोनों रथ के दो पहिए हैं, जब तक ये समान रूप से नहीं चलेंगे तब तक हमारा समाज विकास नहीं कर पाएगा, हम विकास नहीं। और उसी के चलते आज की तारीख में हम समाज के हर क्षेत्र में हम औरतों को देखेंगे कि लगातार ये कंधे से कंधा मिला करके वो काम कर रही हैं। अब जब वो काम कर रही हैं, समाज के बाहर निकल रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके साथ उत्पीड़न भी होगा, उनके साथ दमन भी होगा, उनका शोषण भी होगा। उसी शोषण को रोकने के लिए बहुत सी बातें ऐसी हैं कि महिलाएं लोक लाज बस सामने नहीं कह पाती हैं। इसीलिए इस कमेटी का गठन किया गया, बनाया गया कि औरत से अपनी पूरी बात कम से कम कह लेगी और सारी बात कह लेगी और औरत उसकी संवेदना को समझेगी। इसी के चलते थाने में भी इसकी व्यवस्था है, ये हर जगह इसकी व्यवस्था है। लेकिन कितना दुखद है और उसका दुखद क्या कहा जाए, हमारे यहाँ तो कोई अगर कानून बनता है तो उसको तोड़ने का रास्ता पहले खोज लिया जाता है। तो इसको हम किस तरीके से निष्प्रभावी कर सकते हैं, उसके लिए पहले रास्ता कर लिया गया। और अब इससे ज्यादा दुखद क्या हो सकता है कि जहां से उसको न्याय पाने की उम्मीद है, अंतिम जो है वहीं पर इस कमेटी का पालन नहीं होता है। तो यह तो बहुत ही जरूरी है और निश्चित रूप से आज की तारीख में न्यायालयों में भी, कचहरी में भी महिलाएं ये आरोपी बन के भी आती हैं, वादी प्रतिवादी भी बन के आती हैं और न्यायपालिका की कुर्सी पर भी बैठती हैं। यह संकट तब और बढ़ जाता है जब न्यायपालिका पर बैठी हुई हमारी महिला सदस्य ही अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करती है और वो अगर उसका गुहार लगाती है कि हमको न्याय दिया जाए, तो ऐसे हालत में इस न्याय व्यवस्था पर ही प्रश्न खड़ा हो जाता है। और निश्चित रूप से ऐसी हालत में विशाखा गाइडलाइन के अनुसार हर जगह इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। और जहां महिला सदस्य काम कर रही है, हर इंस्टीट्यूशन के लिए यह व्यवस्था है कि जहां कहीं भी महिला सदस्य काम कर रही है वहां तो अनिवार्य रूप से विशाखा कमेटी होनी ही चाहिए और उसका नेतृत्व कोई ये महिला करनी चाहिए और उसमें बहुमत महिलाओं का होना चाहिए। उसके पीछे पर्पज उसका केवल यही है, उसकी भावना केवल यही है, उसकी संवेदना केवल यही है कि महिला को किसी भी तरीके से हरासमेंट उसका न हो, उसका उत्पीड़न न हो, उसका शोषण न हो और वो समान रूप से ये स्वतंत्र रूप से अपना सहभाग कर सके, काम में सहभाग कर सके। जी तिवारी जी, मैं फिर आपके पास पहुंचूंगी। ये जितने रिसोर्ट बने होते हैं, जितनी होटलें होती हैं, इनमें भी महिलाएं काम करती हैं। एक लड़की रिसोर्ट में काम करती थी, वह लगातार उसको यह एहसास हो रहा था कि मैं यहाँ सुरक्षित नहीं हूँ। जी जी, धन्यवाद आराधना जी। बहुजन संवाद के दर्शकों और पैनलिस्टों को नमस्ते। देखिए, मैं खुद विशाखा गाइडलाइन के अनुसार जो कमेटी बनी हुई है उसकी कई जगह पे सदस्य हूँ। बनारस में काशी विद्यापीठ की सदस्य रही, उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अपने अनुभव के कारण जो है और महिलाओं के संगठनों में मैं जो मंडल स्तरीय कमेटी होती है उसमें मेंबर रही। फिलहाल मैं अभी बरेका जो DLW जिसमें रेलवे के 400-500 कर्मचारी महिला हैं, वहाँ जो कमेटी है उसकी सदस्य हूँ और कृष्णमूर्ति फाउंडेशन जैसे एक इंस्टीट्यूशन की भी विशाखा गाइडलाइन के अनुसार बनी हुई जो सेक्सुअल हैरासमेंट के खिलाफ कमेटी है उसकी मेंबर हूँ। तो मेरा एक अपना अनुभव है इस मामले को लेकर और बिल्कुल सही बात है कि लोगों को अब जिस समय बनी और उसके बाद से काफी समय तक तो इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन ये इंसिडेंट निर्भया वाला होने के बाद और जस्टिस वर्मा और ये सबकी रिपोर्ट आने के बाद इसके बाद से बहुत धड़ाधड़ चीजें होना शुरू हुई और अवेयरनेस प्रोग्राम्स हुए और कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जो है कमेटियों को बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है और अभी ज्यादातर ऐसी जगहों पर ये कमेटियां एग्जिस्ट करती हैं।
लेकिन वही है कि एग्जिस्ट भर करती हैं, जो उनके बारे में जो प्रचार होना चाहिए, जिस तरह से उनका काम है उसके बारे में लोगों को, खास करके जब तक जो पूरा का पूरा कर्मचारी वर्ग है और खासकर जिस प्रेमिसेस में है वहां पे उनके फोन नंबर अवेलेबल नहीं कराए जाएंगे, उनके लोगों की अवेयरनेस के प्रोग्राम नहीं कराए जाएंगे, लोग कंप्लेन लेके नहीं आएंगे। जैसे ही ये जानकारी, मेरा अनुभव है कि जैसे ही ये जानकारी होती है, कम से कम मेरे जैसा व्यक्ति जब भी मेंबर बना है, जहां पे भी मेरा पहला जोर ये होता है कि आप एक कॉन्फ्रेंस कराइए, मीटिंग कराइए, सारे लोगों को सूचना दीजिए। और उसके बाद मैंने देखा है कि कंप्लेन आती ही आती है। लोग बहुत हाइड करते हैं आज भी, अभी भी ये होता है कि अरे कंप्लेन हमारे यहाँ तो कभी ये सब होता नहीं है मैडम, ये सब तो बहुत खाली फॉर्मेलिटी के लिए करना है, इसी मेंटेलिटी के साथ शुरुआत होती है। लेकिन कंप्लेन आती है और सीरियसली जब सुनी जाती है तो और ज्यादा कंप्लेन आती है। तो ये तो होना है, तय बात है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि विशाखा गाइडलाइन के अनुसार हर वर्किंग प्लेस पे जहां महिला, चाहे वो भले ही करना, और उसी तरह से बहुत कि खेतीहर मजदूरों के लिए, मनरेगा मजदूरों के लिए या आर्म फोर्सेस और जहाँ पे पुलिस है, इन लोगों के लिए भी कमेटी बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे भी इस तरह से जो है काम अगर कर रही हैं महिलाएं, तो उनके साथ खासकर खेत में जो काम करने जा रही हैं या मनरेगा में जो काम करने जा रही हैं, उनके लिए ये काफी पॉसिबिलिटीज होती है। और जब आप वहाँ क्रैच बना सकते हैं, जब आप और वहाँ उनको तमाम तरह की सुविधाओं को कानून में लिख सकते हैं, तो फिर विशाखा गाइडलाइन भी वहाँ फॉलो होनी चाहिए और पॉश का भी पालन किया जाना चाहिए। तो जहां तक इस अवेयरनेस प्रोग्राम का सवाल है, विशाखा गाइडलाइन की पालन के लिए देखिए, जेंडर की ट्रेनिंग और जानकारी जो होती है वो आधी से अधिक समस्या को हल कर देती है। जब सामने वाले को ये पता होता है कि हमारी शिकायत हो सकती है या हमारे ऊपर एक्शन लिया जा सकता है और ये गलत काम है, इसके हिसाब से हमारा सस्पेंशन हो सकता है, टर्मिनेशन हो सकता है, हमको पुलिस में कंप्लेन जा सकती है, तो अपने आप लोग कंट्रोल में रहते हैं। और नहीं तो हालत ये है कि यूनिवर्सिटी के अंदर पीएचडी के स्टूडेंट्स के साथ जो है गलत होता रहता है और वो बेचारी बोल भी नहीं पाती हैं। तो इन चीजों को लेकर के सेंसिटिविटी बढ़ाना, समाज में संवेदना बढ़ाना जरूरी है। दूसरा मेरा ये कहना था कि जो जिस तरह से यूपी के अंदर इन चीजों को कमजोर किया गया है, जो वन स्टॉप सेंटर हो या महिलाओं की हेल्पलाइन हो, उसकी जो व्यवस्था जितनी मुस्तैदी से काम करती थी, उसको कहीं ना कहीं उस प्रक्रिया को धीमा किया गया है। और उसका आप देखिएगा कंप्लेन करके कि वो उस तरह से रिएक्ट नहीं कर रही है जैसे पहले शिकायतें दर्ज हो रही थी और कर रहे थे। खास करके जो मोबाइल की वजह से जिस तरह का साइबर क्राइम और जिस तरह का हैरेसमेंट ये बढ़ा है, बहुत बड़ा सेगमेंट एक केवल इस तरह का हो रहा है जिसमें इंटरनेट और इसकी वजह से जो है बहुत ज्यादा लड़कियों के साथ छेड़खानी और हो रही है, उसको लेके भी बहुत ज्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए। और ये चीजें करने के लिए जो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जो महिला और बाल कल्याण के अंतर्गत ये सारी कमेटियां आती हैं, उनकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप देखेंगे उनकी मीटिंग से नहीं बुलाई जाती है। उसको डीएम हो या खुद मेंबर होता है या और जितने अधिकारी हैं डीएपी, को लगता है कि ये तो बस एक फॉर्मेलिटी करने की चीज है। और इस वजह से वहां पे जो महिला कर्मचारी हैं उन लोगों की भी जो पहले होता था कि मतलब शुरुआत हुई तो ये था कि आपको 7 साल कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए महिलाओं बच्चों पे काम करने का, तब आप मेंबर होंगे। लेकिन एक खास सेगमेंट के लोगों को उठाकर उसमें भर दिया गया जिनके पास कोई अनुभव नहीं है। तो वो अगर ऐसे लोग उसमें रख दिए जाएंगे, ऐसी महिलाएं भी अगर रख दी जाएंगी जिनको इन कामों का अनुभव नहीं है या जिनका वकालत का या सामाजिक कार्य का कोई अनुभव नहीं है, तो फिर वो वहां प्रभावी नहीं हो पाती हैं, उनको पता नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि जो मेंबर बनाए जाते हैं उनका भी ओरिएंटेशन किया जाना चाहिए प्रॉपर तरीके से, उनकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, जो बहुत ही और प्रॉपर तरीके से ऐसे जो सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं उन लोगों को ही वहां पे रखा जाए। इसकी मतलब ताकीद की जानी चाहिए, ना कि एक मतलब संविदा पे जैसे बहाली की जाती है कुछ सालों के लिए लोगों को रोजगार देने के लिए, उस तरह से नहीं होना चाहिए। तो ये सारी कमियां रही हैं, मैंने प्रैक्टिकली देखी हैं, इसलिए मैंने उसका उल्लेख किया। बाकी ये बहुत जरूरी चीज है, अगर लड़कियों को बाहर काम करना है महिलाओं को, तो ये सारे समाज का दायित्व बनता है कि उनको एक सेफ एनवायरनमेंट दें जहाँ पे वो काम कर सके।
और एक लास्ट ये बोलना चाहती हूँ, अभी अभी रास्ते में आ रही थी तो मैंने देखा एक 6 महीने के बच्चे को लेकर एक टीचर जो है रोज 3 घंटे 4 घंटे का ट्रेन का सफर करके जाती है। वो प्राइमरी टीचर है पढ़ाने के लिए और 6 महीने के बच्चे को लेके जा रही है। तो ये जो हमारे देश में इस तरह की व्यवस्थाएं हैं कि एक प्राइमरी के टीचर का अपॉइंटमेंट मतलब उसकी नौकरी जो है उसको वहां बहाली नहीं दी जा रही है जहां पे वो रह रही है, और तब जबकि वो प्रदेश का सूबे का जो है मतलब राजधानी है, वो वहां से कस्बे में जा रही है 4 घंटे का रोज का ट्रेन सफर करके। कहाँ पे चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन हो रहा है और कहाँ विमेन राइट का प्रोटेक्शन हो रहा है? वो कितनी वनरेबल है कि वो अपना छोटा सा बच्चा लेकर के आप जा रहे हैं। भाई क्यों नहीं ट्रांसफर की इस तरह की सेंसिटिविटी के साथ पोस्टिंग की जाती है महिलाओं की? टीचर में तो 90% वहां ज्यादातर लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो कैसे जॉब करेगी? तो हम लोगों के यहाँ अभी भी इस तरह की संवेदना की बहुत ज्यादा कमी है और उन चीजों को लेके गाइडलाइंस होनी चाहिए और प्रॉपर तरीके से उनका फॉलो अप होना चाहिए। और इसको महिला और बाल कल्याण का जो पूरा बजट है उसका भी जो बंदरबांट और जिस तरह से मिसयूज होता है उसको रोका जाना चाहिए। संविदा पे वहां जो भर्तियां करी जाती हैं और जिस तरह से अनट्रेंड लोगों को रखा जाता है, इस पे तुरंत रोक लगनी चाहिए। और इसको सबसे ज्यादा ये आधी से अधिक आबादी को रिप्रेजेंट करने वाला मंत्रालय है, इसको पूरा प्रायोरिटी दिया जाना चाहिए, ताकि जो हमारे एग्जीक्यूशन के लेवल पे, कानून तो हम बहुत अच्छा बनाते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन के लेवल पे वो जीरो हो जाता है, तो प्रभावी हो सके और उसका पूरा पालन हो सके, इसके ऊपर जोर दिया जाने की जरूरत है। धन्यवाद आराधना जी। इसका लिमिटेशन दिया हुआ है, एप्लीकेशन मिलने के 90 दिन के अंदर इसका डिस्पोजल होना चाहिए। तो एप्लीकेशन पेंडिंग बनी होती है और जिस तरीके का आपने बताया कि ऐसी महिलाओं को रखते हैं